हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरिस साथी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसके पहले वीडियो में हमने सारी डेफिनेशंस को कवर करा था और उस डेफिनेशन में एक डेफिनेशन वहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस की थी और वहाँ लिखा गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन का मतलब है सेक्शन 3 चैप्टर 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो आज हम उसी डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को है वो डील करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ ली और हमने ये देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना वो बिना शेयर हाउस होल्ड, बिना डोमेस्टिक रिलेशनशिप और एग्रीव्ड पर्सन, ये तीनों के बिना डोमेस्टिक वायलेंस हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि नहीं? अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन क्या हस्बैंड का वाइफ को मारना, क्या पति को पत्नी का मारना, ठीक है, साथ में माँ बाप की जो लड़ाई है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगी? क्या लिव इन में रहने वाले सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, वर्बली अब्यूज करते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा? क्या एक बच्चा अपनी माँ से अलग रहेगा और पिता उसको मजबूर करता है, क्या वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में? तो आप जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ने से पहले आपके माइंड में 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस की क्लैरिटी को हम दूर करेंगे इस डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को। बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी वी आर ऑफरिंग 85% डिस्काउंट ऑन अवर टेस्ट सीरीज। वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज ऑफ RJS in just ₹99. Hurry up, just download our app and buy our test series on just ₹99. Just the price of coffee, we are offering you the test series. If you are facing any problem on downloading our app, ठीक है, और टेस्ट सीरीज परचेज करने में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, then just contact on our number. आप चाहे तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलती है कि फॉर द पर्पस ऑफ एक डेफिनेशन ये बोलती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए अगर कोई रेस्पोंडेंट कोई एक्ट करता है, कोई ओमिशन करता है, कोई कंडक्ट करता है, कोई कमीशन ऑफ द क्राइम करता है जिससे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल होता है, तो वो क्या माना जाएगा? एक डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। ठीक है, अब एक्ट मीन्स टू डू समथिंग। ठीक है, अब एक्ट चाहे आप इलीगली कोई काम कर रहे हो, लीगली काम कर रहे हो, पर एक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई काम किया। ठीक है, बट अब वैसे यहाँ पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो आपने कोई ऐसे ही काम किया होगा जो किया होगा ऑफेंस की कैटेगरी में फॉलो होना होगा। दूसरा आता है ओमिशन। ओमिशन क्या होता है? समथिंग नेग्लेक्टेड, मतलब जहाँ आपकी ड्यूटी थी, जहाँ आपको कोई काम करना था बट आपने वो काम नहीं किया, आपने उस काम का लोप किया, दैट कम्स अंडर द ओमिशन। फिर आता है कमीशन। आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसकी सजा है, जो ऑफेंस पनिशेबल है, तो वो क्या हो जाएगा? कमीशन। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन की स्टार्टिंग में ही इन्होंने ये बोल दिया कि रेस्पोंडेंट अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, ऐसा कंडक्ट शो करता है जिससे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल होगा। अब दूसरी चीज क्या बोली? इसका दूसरा पॉइंट ये बोलता है हार्म्स, इंजर्स और एंडेंजर्स। किसी को इंजोरी, अब इंजोरी देखो तो अगर आप इंजोरी की डेफिनेशन देखोगे तो आपको आईपीसी में सेक्शन 44 में मिल जाएगी। आपको कोई ऐसी चोट पहुंचाना चाहता है या आपकी जान जोखिम में डालना चाहता है, तो हेल्थ सेफ्टी, जिससे आपकी हेल्थ, ठीक है, हार्म्स, इंजरीज और एंडेंजर्स, आपकी जान को नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आपकी जान जोखिम में डालना चाहता है, आपको कोई चोट पहुंचाना चाहता है जिससे आपकी हेल्थ, ठीक है, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपकी सेफ्टी, आप सेफ नहीं हो, साथ ही साथ आपके शरीर का कोई अंग जो है वो उसको नुकसान पहुंचाता है और आपकी पूरे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। वेदर मेंटल और फिजिकल, चाहे वो आपको मेंटल तरीके से हरास करो, चाहे वो आपको फिजिकली कर रहा हो, ठीक है, और टेंड टू डू सो, या फिर ऐसा करने की कोशिश भी करता है ना, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। और कॉजिंग फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज, ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना है? वो इमोशनल तरीके से भी अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअली भी अब्यूज कर रहा है, फाइनेंशियली भी अब्यूज कर रहा है। अब ये अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये सब जो है हम इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। आपको सेक्शन 3 के जस्ट नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, उस एक्सप्लेनेशन में आपको सारे टाइप्स बताए हैं।
ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि फिजिकल अब्यूज, सेक्शुअल अब्यूज, अगर आप आपका बैरक का पीछे का शेड्यूल खोलोगे, उसके 4th वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि फिजिकल अब्यूज में क्या क्या आता है, सेक्सुअल अब्यूज में क्या क्या आता है, आपको उसको सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मिल जाएंगे। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखो पहला वाले पॉइंट में तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपकी जान को या आपके शरीर की कोई पार्ट को जोखिम में डालता है, आपको फिजिकली हैरेस करे, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस आएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, हैरासेस, हार्म्स और इंजर्स और एंडेंजर द एग्रीव पर्सन। एग्रीव पर्सन को धमकाता है और उसके मन में इतना डर भर देता है, वो भी क्या आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल होगा। टू कोरोस हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड, टू कोस हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू, मतलब एग्रीवेट, मतलब ये है इनका कि एग्रीव जो पर्सन है ना, उसको तो तुम डरा रहे हो और साथ ही साथ उससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर जो एग्रीव वुमेन है और उसका जो बेबी है, आप जो है, हाँ एग्रीव वुमेन है और जो उसका चाइल्ड है, आप उसको भी धमका रहे हो, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस। या एग्रीव वुमेन के जो पेरेंट्स हैं, आप उनको अगर किसी तरीके से धमका रहे हो या उनसे कोई चीज़ डिमांड कर रहे हो, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। तो मीट एनी लॉफुल डिमांड, अनलॉफुल डिमांड, किस चीज़ के लिए वो धमका रहा है, क्यों धमका रहा है, ताकि वो जो उसकी अनलॉफुल डिमांड है ना, उसको फुलफिल कर सके। अब देखो अनलॉफुल डिमांड कुछ भी हो सकती है। क्या होता है कि आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि जो और वुमेन्स हैं उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उनकी फैमिली इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि उनको दहेज प्रोवाइड कर सके। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में तो इसका ऑफेंस पनिशेबल है, लेकिन यहाँ पे भी ये कैटेगरी डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में फॉल होगी और ये पनिशेबल माना गया है कि आप अगर डाउरी के लिए इसको अनलॉफुल डिमांड करते हो कि नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए या तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तो ये सब चीज़ें भी जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट है और ये उसकी अनलॉफुल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उसको धमकाता है। अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या उसको शादी के बाद कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई ऐसी विल या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो है उसके पेरेंट्स ने उसको गिफ्ट करी थी और वो अपने हस्बैंड को नहीं दे रही है, ऐसी अनलॉफुल डिमांड को फुलफिल कराने के लिए जब उसको हरास करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा। अब इसका थर्ड पॉइंट ये बोलता है, थ्रेटनिंग द एग्रीव पर्सन और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू, जो कि एग्रीव पर्सन को धमकाना और उसके रिलेटेड कोई भी पर्सन जो उससे इंटरेस्टेड हो या जो उससे लगाव रखता हो उसको धमकाना, वो भी इसकी कैटेगरी में फॉल होगा। अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल मेंटल टू द एग्रीव पर्सन, ठीक है, उसको मेंटली हार्म पहुंचाना, फिजिकली हार्म पहुंचाना। देखो एक बार फिजिकल हार्म हम कह सकते हैं कि वो रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी को मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हैं तो वो रिकवर होने में बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी बातें इंसान के दिमाग को लग रही है, जिस वजह से वो या तो अपने आप को आइसोलेट कर लेता, जिस वजह से वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, या फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पूरी अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे नुकसान किस वजह से पहुंचा रहा है, फॉर द कंडक्ट ऑफ द बाय द कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट के ऐसे कंडक्ट की वजह से जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉलो होगा। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आपको 4 पॉइंट ऐसे बता दी है, जिससे क्या बता दिया कि ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉलो होगा। अब मैंने आपको बोला था कि कोई पार्टनर लिव इन में रहता है, भाई आप अगर लिव इन में रह रहे हो और लिव इन में रह रहे हो, आप बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हो, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो अगर उस कंडीशन में हस्बैंड जो आपको टॉर्चर करते हैं, उसकी फैमिली उस कंडीशन में अगर आपका जो लिव इन वाला पार्टनर है वो आपको टॉर्चर कर रहा है, वो जो आपको परेशान कर रहा है, वो भी क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट होगा। ठीक है, अगर आप जो है कोई मदर है उसके बेटे को परेशान कर रहे हैं जिस वजह से माँ की लाइफ अफेक्ट हो रही है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में होगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं है। अगर आप देखो तो विडो को ले लो, मदर को ले लो, सिस्टर को ले लो, सिस्टर इन लॉ को ले लो, सारी चीजें उसे मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अब्यूसेस। टाइप्स ऑफ अब्यूसेस में क्या, सबसे पहला जो है वो फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज मतलब किसी को मारना, पीटना, चाकू मारने की धमकी देना, ये सारी चीजें जो है ना, ये फिजिकल अब्यूज में आती है। अब फिजिकल अब्यूज क्या दिया है आपके पैरेट में, देखते मीन्स एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ नेचर विच कॉजेस बॉडीली पेन। ठीक है, ऐसा एक्ट और ऐसा कंडक्ट आप किसके साथ कर रहे हो, एग्रीड पर्सन के साथ कर रहे हो, जिसको क्या हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, बॉडीली पेन हो रहा है उसको, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ जो है वो खतरे में है।
ठीक है। और लाइफ इम्पेयर टू द हेल्थ और डेवलपमेंट, जिससे उसका विकास, उसकी ग्रोथ वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, सब चीज़ें रुक गई हैं एग्री पर्सन। और इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो इसमें क्रिमिनल असॉल्ट आ सकता है, इसमें असॉल्ट आ सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ सकता है, क्रिमिनल फोर्स आ सकता है, आपका हर्ट आ सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बैरेक्ट है, इसका अगर आप पीछे का शेड्यूल खोलोगे तो इस शेड्यूल में भी आपको पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसका 4th वाले पार्ट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा फिजिकल अब्यूज के एग्जाम्पल, सेक्शुअल अब्यूज के एग्जाम्पल, सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलता है सेक्सुअल अब्यूज। देखो सेक्सुअल अब्यूज में बहुत सारी कैटेगरीज आती है। एक चीज होती है मार्शल रेप। अब मुझे आप ये बताइए कि मार्शल रेप जो है वो सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में आएगा और क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस में फॉलो होगा? आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या जो मार्शल रेप है वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं। सेक्सुअल अब्यूज क्या बोलता है कि एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, मतलब कोई सेक्सुअल नेचर का ऐसा कंडक्ट जिससे क्या हो रहा है, उसकी इज्जत खराब हो रही है, वो ह्यूमिलिएट हो रही है, ठीक है, या वो अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं कर रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी को आप बिल्कुल डेंजरस वेपन से उसकी बॉडी पार्ट्स में डेंजरस वेपन इंसर्ट करते हो, दैट विल आल्सो कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस, और ये सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी है। या कभी कभी आप प्रेशराइज करते हो कि किसी उस बंदे के साथ आप जो है सेक्सुअल अफेयर बनाइए जिसको आप जानते भी ना हो, तो वो भी है सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में आएगा। वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। अब वर्बल और इमोशनल अब्यूज, देखो इमोशनल अब्यूज की जो कैटेगरी है ना वो बहुत ही अफेक्ट करती है एक इंसान की लाइफ और उसके डेवलपमेंट को। कई बार क्या होता है, इसकी जो इमोशनल थॉट्स होते हैं ना वो उसको हर काम करने से रोक देती है। मतलब वो अपनी माइंड में एक ऐसी कैटेगरी बना लेता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मतलब इमोशनली चीज़ें वो अपने आप से कंट्रोल करने लगती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि रेस्पोंडेंट ने उसको इस तरीके से बना दिया है, उसको इतना इमोशनली, उसको इतना रेडिकुलस बिहेवियर करने के लिए जो है वो रेस्पोंडेंट ने मजबूर किया है। अब वर्बल और इमोशनल अब्यूज क्या बोलता है, देखें इंसल्ट, रेडिक्यूल और ह्यूमिलेट, नेम कॉलिंग। कई बार आप उसको क्या कर देते हो, गलत नाम से चिढ़ाने लग जाते हो। सपोज आप जो है आप घर में हो और कई बार क्या होता है कि घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे आपको चढ़ मचती होगी या कोई भी, तो आप उसको क्या कर देते हो, उसका नाम रख देते हैं, उसको टॉर्चर करते हो, तो वो भी जो है ना वो इमोशनल अब्यूज की कैटेगरी में आ जाता है। और वो सोचने लग जाता है कि क्या मैं इतना बेकार हूँ। तो ये सब चीज़ें, नेम कॉलिंग, ठीक है, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, बार बार उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, स्पेशली विथ रिगार्ड टू नॉट हैविंग चाइल्ड। कभी कभी क्या होता है कि सास जो है अपनी बहू को ताने मार देती है कि तू तो वंश नहीं ला सकती, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तू तो बांझ है। तो ये सब जो चीज़ें आप बोलते हो ना, ये इंसान के माइंड में जो है ना बहुत गहरा इफेक्ट डालती है। तो ये चीज़ें जो है वो इमोशनल अब्यूज की कैटेगरी में आती है। रिपीटेड थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन, आप उसको साथ ही साथ क्या कर रहे हो, ये चीज़ें बोल के उसको फिजिकली भी पेन दे रहे हो, मेंटली भी पेन दे रहे हो, और उस पर्सन को भी दे रहे हो जो उस एग्रीव वुमेन से रिलेटेड है। सपोज उस एग्रीव वुमेन से रिलेटेड उसके पेरेंट्स है, तो आप उसके पेरेंट्स को भी तुम्हारी छोरी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब जो है वर्बल और इमोशनल अब्यूज की कैटेगरी में फॉलो होंगी। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज में 3 बातें बोली है, ठीक है। पहली बोली है डेप्रीवेशन, दूसरा बोला है डिस्पोजल एंड एलिनेशन, और तीसरा बोला है प्रोहिबिशन। देखो डेप्रीवेशन मतलब आप जो क्या कर रहे हो उसको डेप्रीवाइव कर रहे हो, मतलब आप उसको इन चीज़ों के लिए क्या कर रहे हो कि नहीं आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। डेप्रीव उस चीज़ों को क्या कर दिया, इकोनॉमिक एग्रीव पर्सन एंटाइटल। देखो इकोनॉमिक अब्यूज में 3 बातें बोली गई, डेप्रीवेशन, डिस्पोजल और क्या बोला है, प्रोहिबिशन, ठीक है। डेप्रीवेशन, डिस्पोजल और प्रोहिबिशन। सबसे पहले प्रोहिबिशन को समझ लेते हैं। प्रोहिबिशन क्या है कि आप उसको क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है, तुम ये वॉशरूम में नहीं जा सकती, तुम इस पानी के घड़े को नहीं छुओगी। तो ये जितने भी प्रोहिबिशन आप लगा रहे हो ना कि तुम इस प्रॉपर्टी पे हक नहीं जमा सकती, ये प्रॉपर्टी, तो ये सब प्रोहिबिशन जो आप लगा रहे हो ना, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमिक अब्यूज। अब प्रोहिबिशन क्या बोलता है, देखो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज विच द एग्रीव पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज। मतलब जहाँ पे एग्रीव पर्सन का हक बनता था कि ये फैसिलिटीज को वो यूज कर ले, ये रिसोर्सेज को वो यूज कर ले, और आपने उस पर ही रोक लगा दी, तो वो क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा, और वो इकोनॉमिक अब्यूज की कैटेगरी में आएगा।
ठीक है, या आप उस शेयर हाउस होल्ड में रह रहे हो, आप उस शेयर हाउस होल्ड में रह रहे हो और उस शेयर हाउस होल्ड में भी चीज़ों को आपने क्या कर दी, रोक लगा दी। दूसरा आता है डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स। डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट मतलब आपने क्या करा कि उसकी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है, आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या एलिनेशन कर रहे हो या उसको बेच रहे हो, उसकी सेल कर रहे हो, तो वो भी क्या होगा, इकोनॉमिक एब्यूज में। भाई कुछ चीजें हैं जैसे स्त्रीधन हो गया। स्त्रीधन क्या होता है बेसिकली कि आपकी जब शादी हुई और आपको जितना भी दहेज आया या जितनी भी आपको चीजें दी गई, दैट कम्स अंडर द स्त्रीधन। वो आपका राइट था, आपको मिली थी। और अगर आपके ससुराल वाले या आपके जो भी हस्बैंड है या आपकी जो भी वो हस्बैंड है या जो ससुराल वाले वो उस स्त्रीधन को बेचते हैं, वो भी इकोनॉमिक एब्यूज की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर इंटरेस्ट आपका है और शेयर आपका है। तो अब पढ़ते हैं डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, एनी एलिनेशन ऑफ एसेट्स, या आपके कोई एसेट्स को सेल करना। एलिनेशन का मतलब होता है टू सेल आउट। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, वैल्यूएबल शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीवर, या जितनी भी बाकी की प्रॉपर्टी जो एग्रीव पर्सन से रिलेटेड है, एंटाइटल्ड टू यूज बाय द वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो वो यूज करती थी एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में और जो उसकी जरूरत थी और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो भी किसके रिलेशन में आएगा, वो आएगा इकोनॉमिक एब्यूज की कैटेगरी में। जो फर्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूंगी डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब कुछ चीज़ों को आप छुपा देते हो, डेप्रीव कर देते हो, उसको बेचते नहीं हो लेकिन उसको डेप्रीव कर देते हो। तो ऑल द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो उसके जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनको, या फिर उसको कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि उस एग्रीड पर्सन को उस चीज़ का मिलना चाहिए, लेकिन आप उसको उससे भी वंचित रख रहे हो। इन हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ उसको कोर्ट ने ऑर्डर करी थी कि नहीं उसका हक है, उसको मिलना चाहिए, आप उससे भी उसको वंचित कर रहे हो, तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक एब्यूज की कैटेगरी में आएगा। क्या बोला है, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अदरवाइज विच द एग्रीव पर्सन रिक्वायर्ड, जो उसको एग्रीव पर्सन को जरूरत थी, आउट ऑफ द नेसेसिटी, मतलब उन नेसेसिटीज को छोड़ के। कौन सी नेसेसिटीज, लिमिटेड टू द हाउस होल्ड नेसेसिटीज, ये सिर्फ हाउस होल्ड नेसेसिटी से लिमिटेड नहीं है, ठीक है। फॉर द एग्रीव एनी पर्सन, हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे, जो भी चीजें हैं सबसे। तो एक बार इन शॉर्ट इसकी बैरिक रीडिंग कर लेते हैं। डेप्रीवेशन ऑफ ऑल एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो जो इस लॉ के द्वारा एंटाइटल थी उस पर, और किसी कस्टम के द्वारा भी उसका हक था, उससे आप उसको वंचित कर रहे हो, ठीक है। अन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और अदरवाइज विच द एग्रीड पर्सन रिक्वायर आउट ऑफ द नेसेसिटी, कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, जिस पे एग्रीड पर्सन का हक बनता है उस नेसेसिटी को छोड़ के, ठीक है, बट कुछ नेसेसिटीज को छोड़ के, लेकिन उनके बच्चों को छोड़ के नहीं। इफ एनी स्त्रीधन प्रॉपर्टी ज्वाइंटली सेपरेटली, अगर कोई स्त्रीधन है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज्वाइंटली ऑन करी गई है या सेपरेटली ऑन करी गई है रिलेटेड टू द शेयर्ड हाउस होल्ड, तो फिर वो भी क्या होगा, इकोनॉमिक एब्यूज की कैटेगरी में आएगा। तो हमने क्या करा, पूरी जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन को है कवर करी, साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी कवर किया। अब हमने जो ये डेफिनेशन तो कवर कर ली, लेकिन इसका एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, क्या जरूरत थी इस डोमेस्टिक वायलेंस को एक्ट को बनाने की। तो देखो, पहला क्या था, टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस। क्या कि डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करना, ताकि हम अवेयरनेस फैला सके, ठीक है, अवेयरनेस फैला सके, प्रमोट कर सके इशू को, ताकि, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी जो कंट्री है अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस से फ्री नहीं है। आप देखो 36% ऑफ द फिजिकल अब्यूज, 42% ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज स्टिल आर रनिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। साथ ही साथ टू एंश्योर टू कमिट एक्ट ऑफ वायलेंस, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी प्रोवाइड करना, महिलाओं के हक के लिए लड़ना, ये सारी चीज़ें इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, इस पूरे एक्ट में आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेगा, ठीक है, सर्विस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा। क्यों रखा गया है, ताकि महिला को जो है सारी फैसिलिटी मिले, मेडिकल से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, शेल्टर से रिलेटेड। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि जो महिला जो विक्टिम है उसको पूरी हक की लड़ाई लड़ी जाए, उसके लिए सारे उसके राइट्स प्रोवाइड हो, उसको शेल्टर प्रोवाइड हो, इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एक्ट का। अब एक केस लॉ है जो मैं आपको शायद पहले नहीं बताया हो या मैं अभी बता दूं। खैर, हम पूरी एक लेक्चर लेके आएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा लेक्चर लेके आएंगे केस लॉ के लिए, ठीक है। अब केस लॉ क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट इन संध्या मनोज वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े एंड अदर्स।
संध्या मनोज वानखेड़े और जो मनोज भीमराव वानखेड़े, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया था कि जो 2Q की डेफिनेशन है ना रेस्पोंडेंट, वो सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर तक सीमित नहीं है, इसमें और भी इवन जो रेस्पोंडेंट है उसकी फैमिली भी इंक्लूड होती है। आप इस पूरे एक्ट में एक चीज़ और नोटिस करना कि इस पूरे एक्ट में जो गिल्टी पर्सन है उसको एक्यूज नहीं बोला गया, उसको बोला गया है रेस्पोंडेंट। और रेस्पोंडेंट क्यों बोला गया है, टेल मी इन द कमेंट बिलो। तो ये था आज की डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन पूरी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे पार्ट 3।